जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये एक यूनिट था और इसके स्टार्टिंग में हमने न्यूट्रिशन को कवर किया, फिर उसके बाद तीत हम पढ़े और अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इतना जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर को आपको किस किस पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो चलिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स अगर बनाए तो हमको इसको बेसिकली दो पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कुल मिला के यही हमें पढ़ना है, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हम उसकी ओवरव्यू लेंगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पूरी एलिमेंट्री कैनाल की मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओवरव्यू लेना। तो इस तरीके से हम ओवरव्यू लेंगे। फिर उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, पहले बार तो हम ओवरव्यू लेंगे इसका। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इसका डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड क्या क्या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स फूड पर एक्ट कर रहे हैं और उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। और इसके पहले भी एक टॉपिक आपका आएगा, वो होगा एंजाइम्स। क्योंकि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आप जब डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो आपको एंजाइम्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाने के बाद, डाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। फूड हमारा क्या था, डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेस्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट इन सब के बारे में बेसिक आइडिया मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर में दे दिया था। 2 लेक्चर में हमने उसको कवर किया है। तो जिनको डाउट है वो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड का। और फूड जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसको इकट्ठा भी करना पड़ेगा, तो उसको एसिमुलेट करना पड़ेगा एक जगह पे। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में पढ़ेंगे फेट ऑफ फूड, जो नॉर्मली इजेशन जिसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली लिखते नहीं, एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक तरीके से। फिर तो साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन होता क्या है, इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखो, मैंने न्यूट्रिशन के पहले लेक्चर में भी बताया था कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी है, ठीक है। हमें कोई भी तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी हम कहाँ से ले सकते हैं, फूड से ले सकते हैं। तो उस फूड को प्रोसेस करने का एक तरीका जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएँ। बेसिकली अगर आप कहेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग समझ लेते हैं कि हम फूड खा रहे हैं, फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए जनरल पाथवे को समझ लेते हैं फिर से।
फूड से एनर्जी तक का एक पाथवे होता है, ठीक है। फ्रॉम फूड टू एनर्जी, हमें फूड लेना है और उससे एनर्जी बनाना है, ठीक है। तो फूड को पहले क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलिसिस कहा जाए तो सीधे हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन होगा। पहले ब्रेक डाउन इन 2 स्टेप्स। सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो देखो ब्रेक डाउन ऑफ फूड 2 प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको तीत में पढ़ा दिया था कि वहाँ पर मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है फूड का, वहाँ पे मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है ताकि फूड के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। तो कुल मिला के मैकेनिकल ब्रेक डाउन इसीलिए हो रहा है ताकि केमिकल ब्रेक डाउन आसानी से हो पाए। जब सरफेस एरिया फूड का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर ज़्यादा एंजाइम्स एक्ट कर पाएंगे और उसका ब्रेक डाउन बहुत अच्छे से होगा। तो केमिकल ब्रेक डाउन होगा, केमिकल ब्रेक डाउन से हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट होंगे और एसिमिलेट हो जाएंगे, ठीक है। एसिमिलेट हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पर आकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म हो जाता है। यहाँ मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट। यहाँ तक आकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का काम जो है आपके खत्म हो जाता है। इसके बाद कोई दूसरा ही सिस्टम है जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ इतना ही काम करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब और एसिमिलेट कराता है, बस और कोई काम नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब इसके आगे का पाथवे क्या होता है, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये हमारे ब्लड में आते हैं पहले, ठीक है। ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड से क्या होता है कि ये सेल्स में जाते हैं, ठीक है। सेल्स में जाते हैं, सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, सेल्स में चले गए न्यूट्रिएंट्स, सेल्स में चले गए। बेसिकली न्यूट्रिएंट में एग्जांपल अगर ले लिया जाए कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मान लो, कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल टूटा हुआ रूप, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है फूड को, मान लो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ तो हमको कौन सी न्यूट्रिएंट मिलेगी, यहाँ पर ग्लूकोज मिलेगा, एग्जाम्पल ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा, कहाँ पे एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लिवर में होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये मैंने न्यूट्रिशंस में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ग्लूकोज जब यहाँ पर एसिमिलेट हो जाएगा तो बेसिकली एनर्जी के लिए ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड में आपके ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड से सेल में जाने की भी प्रोसेस मैंने समझा दी थी, जो इंसुलिन के थ्रू होता है, ठीक है। ब्लड से सेल्स में जाएगा ग्लूकोज। अब सेल्स में क्या होगा, ध्यान देना, मैं दूसरा चेन यहाँ बना रहा हूँ जो कि है यहाँ पर लंग्स, ठीक है। बेसिकली लंग्स, लंग्स से हमें क्या मिलेगा, लंग्स से हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स है, ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा सेल्स को। और ये सेल्स क्या करेंगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना भाई, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है वही होती है एनर्जी, एंड एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये भी मैंने बता दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक एक फॉस्फेट तोड़िए और एनर्जी बना लीजिए, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि फूड से एनर्जी बनाने की क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम मात्र एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड तक ही है। इसके आगे का काम देखो, ब्लड इन्वॉल्व हो गया है तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लंग्स इन्वॉल्व हो गया है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो एनर्जी से फूड बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें 3 सिस्टम्स आपके अगर ऐसे देखा जाए तो इन्वॉल्व्ड है, ठीक है।
वैसे तो न्यूरल कंट्रोल भी होता है इसमें, तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद डाइजेशन को देखते हैं, डाइजेशन की एक डेफिनेशन बनाएंगे। हो गया, चलिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, मे बी 2 लेक्चर्स में मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ। तो डाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex food molecule into, देखो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल के ब्रैकेट में मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ इनसॉल्युबल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल इनटू सॉल्युबल सिंपल molecules for better absorption and assimilation। ठीक है, और यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैक्सिमम चीज़ें आप कोशिश करते हैं कि इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ब्रेक डाउन इन सेंस मैंने बता दिया, केमिकल ब्रेक डाउन एंड मैकेनिकल ब्रेक डाउन। तो चलिए, ये डाइजेशन की नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल सीधे स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। देखो, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है ना, इनका कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। देखो, माउथ है, माउथ हुआ, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे रहे, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम कह सकते हैं, और फाइनली यहाँ पर क्या है, एनस है। तो ये माउथ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट, एनस क्या है, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन हो जा रहा है, उसका इजेशन। ठीक है, अभी नहीं लिखते हैं, इजेशन हो जा रहा है। तो ये पूरे प्रोसेस को हेल्प करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको ऐसे मत ले लीजिएगा कि मैं गलत डायग्राम बना रहा हूँ। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये ब्लैक वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल है, एक लंबी सी कैनाल है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे माउथ है, एंडिंग पॉइंट पे एनस है। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और इसके थ्रू आउट जो भी प्रोसेस अंदर डाइजेशन का चल रहा है, एब्जॉर्प्शन का चल रहा है या एसिमिलेशन का चल रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये ब्लू कलर से मैंने बना दिया है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, कुल मिला के इतनी सी बात है। अब हम इसमें से भी एलिमेंट्री कैनाल को पहले ऊपर से ओवरव्यू देख लेंगे, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम माउथ। ठीक है, तो पहले माउथ के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, माउथ। तो माउथ को और भी दूसरे नाम से जाना था, इसको कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, ठीक है। तो बकल कैविटी एक कैविटी है, इसके अंदर आपकी टीथ होती है और टंग होती है। और टीथ का फंक्शन मैंने बता दिया है, टंग का फंक्शन आप देख लीजिए। टंग, ठीक है, टंग का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, मिक्स,
सलाइवा विथ फूड, पहला हो गया। दूसरा, हेल्प्स इन मैस्टिकेशन, ठीक है। तीसरा, आप स्पीच होता है, देखो स्पीच यहाँ पर पेपर में अगर पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिर्फ डाइजेस्टिव फंक्शन लिखें, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप लिख देंगे कि इट हेल्प्स इन स्पीच या हेल्प्स इन स्पीकिंग, तो मे बी वो गलत हो सकता है। हालांकि वो फंक्शन है लेकिन डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। टेस्ट के लिए हेल्प करता है, टेस्ट में हेल्प करता है। स्पीच को भी यहाँ लिख देते हैं लेकिन इसको आप कंसिडर मत करिएगा, स्पीच को कंसिडर मत करिएगा इन सेंस आप डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई टंग का फंक्शन पूछे तो स्पीच कंसिडर मत करिए, क्योंकि स्पीच से डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इतने टंग के फंक्शन हो गए। इसके बाद आपका तीत आता है। तो तीत के फंक्शंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। इसमें क्या, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन एंड चर्निंग या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बता दिया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं फूड और उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर बेटर केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ तीत हो गया बकल कैविटी में आपका। इसके बाद एक ग्लैंड भी यहाँ प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल के बकल कैविटी में, जिसको कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। या रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते जाओ, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के हैं। एक है पैरोटिड, दूसरा है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, और तीसरा क्या है, सब लिंगुअल, ठीक है। अब इनका फंक्शन तो बेसिकली सेम ही रहेगा, तीनों सलाइवा ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन लोकेशन इनका आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन अगर कहा जाए तो कहाँ हो सकता है? पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन होता है इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर्स, ठीक है। ईयर्स का मतलब दोनों ईयर्स के पास, ठीक है। सब मैक्सिलरी की बात करें तो देखो, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब बिलो, और मैक्सिलरी का मतलब क्या होता है, मैक्सिला बोन, ठीक है, अपर जॉ के बिलो प्रेजेंट होता है ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तो बिलो अपर जॉ कहने से अच्छा है कि आप इन लोअर जॉ कहें, ठीक है, इन दी लोअर जॉ। सब लिंगुअल की बात करें तो सब का मतलब नीचे बिलो, और लिंगुअल का मतलब होता है टंग, ठीक है। तो बिलो द टंग, बिलो दी टंग, बिलो दी टंग। तो ये बेसिकली बकल कैविटी का डिटेल था। आप इसको नोट कर लीजिए पहले और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे। आइए अब सलाइवा के बारे में देख लेते हैं और उनके उसके कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। सलाइवा के कुछ फंक्शंस देखो, जो सलाइवा होता है बेसिकली इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेस, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेस बोलते हैं। सलाइवा क्या होता है कि कब सेक्रेट होता है, एक रिफ्लेक्स के कारण होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। इन प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड के प्रेजेंस में क्या होता है,
जब भी आपको भूख लगी होती है आप फूड देखते हैं तो उस समय सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक, अब सलाइवा ये 3 ग्लैंड्स जो हैं सेक्रेट कर रही होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर एक प्रोटीन कह सकते होता है, उसको कहते हैं म्यूसिन। म्यूसिन, और ये तो एक प्रोटीन हो गया, अभी इसके बारे में बताते हैं। दूसरा होता है आपका टाइलिन, ये पी साइलेंट है यहाँ पर, टाइलिन। ठीक, तो ये टाइलिन होता है मेन एंजाइम इसका, और म्यूसिन होता है लाइक म्यूकस, म्यूकस ही होता है। ठीक है, तो म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन ही होता है। ठीक है, और हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस, अभी वो भी बताएंगे। हेल्प्स इन बोलस फॉर्मेशन। ठीक, बोलस क्या होता है? देखो, फूड को जब आप च्यू कर लेते हैं ना तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है, बॉल टाइप। और उसको और कंपैक्ट बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए ये म्यूसिन जो होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए ल्यूब्रिकेशन इसका फंक्शन होता है। ठीक, अब ये बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, बोलस को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आउट वो इजीली मूव कर पाए। ठीक है, इजी मूवमेंट ऑफ फूड या बोलस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब टाइलिन का क्या फंक्शन होता है? देखो, टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है, टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है which helps in the digestion of carbohydrate। तो ध्यान दे रहे हो इस बात पे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में ही शुरू हो गया। जब आप खाने को चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तो वहीं पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टार्च होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं सलाइवरी एमाइलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? माल्टोज में टूट जाता है। देखो ध्यान से, स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड या डबल शुगर। ठीक है, तो ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। देखो, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए, अब एक और पार्ट है बकल कैविटी का लास्ट, जिसको हम कहते हैं पैलेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट, पैलेट भी 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैं पूरा बताऊंगा। देखो, ये रूफ ऑफ बकल कैविटी होता है, रूफ ऑफ बकल कैविटी। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब ये देखो, डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, सिंपल। सपोज दैट कि ये माउथ है, ये है माउथ ऑफ अ पर्सन, और ये समझ लो, एक मिनट, ये आप इमेजिन करिए कि ऐसे टंग है। ठीक है, ये क्या है? टंग। ठीक है, ये जो अपर पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये अपर पोर्शन, इसको बोलते हैं पैलेट। इसीलिए इसको कहा जाता है रूफ ऑफ बकल कैविटी, पैलेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का काम।
यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ रोगे टाइप होते हैं, मतलब अनइवन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनइवन सरफेस होता है, और अनइवन सरफेस होने के कारण हम इसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, ठीक है। हार्ड पैलेट का फंक्शन क्या होता है कि जब आप फूड को च्यू कर रहे होते हो ना, तो उसको बकल कैविटी के फ्रंट पार्ट पर रखना, उसको रिटेन करना, वहीं पर पीछे ना जाने देना, इस काम में वो हेल्प करता है, ठीक है। हार्ड पैलेट उसको रोक करके रखता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हार्डनेस, जो रोगे यहाँ बने हुए हैं, अनइवन सरफेस, ये आगे जाकर के बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन, ठीक है। ये प्लेन जो हो जाता है इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग द फूड, फूड का जो बोलस बन चुका है उसको स्वॉलो करने में हेल्प करता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये बकल कैविटी है, ये टंग का फंक्शन मैंने बता दिया। यहाँ पर तीत भी प्रेजेंट होती है, तीत का फंक्शन भी हम चैप्टर तीत में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को देख रहे हैं। हार्ड पैलेट का फंक्शन और सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन भी बता दिया कि हार्ड पैलेट फूड को यहाँ होल्ड करने में हेल्प करता है, और सॉफ्ट पैलेट इसको स्वॉलो करने में, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर टंग के नीचे यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है यहाँ पर, सबलिंगुअल, ठीक है। मान लो यहाँ पर ईयर का पोजीशन है, ईयर का पोजीशन, तो एक ग्लैंड यहाँ पर भी होगी, ठीक है, इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर। कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर्स, ठीक है, इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर्स। और एक यहाँ पर होगी मैक्सिला, देखो इसको मैक्सिला बोलते हैं, इसको मैंडिबल बोलते हैं। तो सब मैक्सिलरी, मैक्सिला के नीचे यानी कि लोअर जॉ में, मैंडिबल में, बिल्कुल बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, एट द एंड ऑफ मैंडिबल, उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, ठीक है। ये डायग्राम मैंने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है फॉर बकल कैविटी, इसको आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, और इसको ड्रॉ कर लीजिए तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं फेरेंक्स के बारे में। और अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि फेरेंक्स की ओपनिंग्स क्या क्या होती हैं और ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस क्या होता है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करते हैं। फेरेंक्स, इन सबको नोट करते जाइएगा, लास्ट में मैं इसका एक डायग्राम बना करके थ्रू, पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना के उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फेरेंक्स क्या होता है, इट इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ एयर एंड फूड, कॉमन ओपनिंग ऑफ एयर एंड फूड। देखो हम फूड खा रहे हैं और हम सांस ले रहे हैं, तो फूड और एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एक कॉमन पाथवे से होकर के अंदर जाता है। एयर जाता है लंग्स में और फूड जाता है स्टमक में, ठीक है। लेकिन दोनों का कॉमन पाथवे होता है, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अभी मैंने एक बकल कैविटी बनाई थी, ये माउथ है, ठीक, रफ डायग्राम ही है, ये फर्दर आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। एक पाइप ये है और दूसरी पाइप ये है, यहाँ तक क्लियर है ना। ये बकल कैविटी बना दिया। अब यहाँ से देखो ये नेजल चैम्बर, आपकी नोज,
ये माउथ था, माउथ के ऊपर नोज, ठीक है, ये है माउथ और ये है नोज। माउथ और नोज का ये कॉमन पैसेज जो यहाँ बन रहा है, यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से फूड आ रहा है, ये कॉमन पैसेज जो यहाँ बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स कॉमन पैसेज हो गया। अब यहाँ से एयर को कहाँ जाना है? एयर को विंड पाइप के थ्रू कहाँ पर जाना है? लंग्स में जाना है। और फूड को कहाँ जाना है? फूड को स्टमक में जाना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये मान लो विंड पाइप है और ये फूड पाइप, तो यहाँ पर एयर जाएगा, एयर इन विंड पाइप, और यहाँ पर क्या जाएगा? अलग कलर से इसको बना देते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा? फूड, फूड इन ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाएगा फूड। अब एक बात बताओ, फूड तो ईसोफेगस में जा रहा है, फिर ये कॉमन पाथवे है, तो क्या फूड इस एयर पाइप में, विंड पाइप में एंटर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपका एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। जब भी आप फूड को स्वॉलो करते हैं ना, तो ये फूड का जो बोलस है इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हिट करता है, और हिट करता है तो क्या होता है? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नीचे आता है और विंड पाइप को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये दो पाइप्स हैं, ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है, और इनके बीच में ऐसे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। मान लो फूड आया तो फूड क्या करेगा? उसको तो यहाँ पे ही जाना है, विंड पाइप में तो जाना नहीं है, उसको ईसोफेगस में जाना है। तो क्या होगा? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो बीच में ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, ये इसको ऐसे कवर कर लेगा, विंड पाइप को, और फूड कहाँ चला जाएगा? ईसोफेगस के अंदर। तो इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है, फेरिंग्स में। तो यहाँ पर कुछ मार्क करके लिख देते हैं, इसको इसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये वाला जो विंड पाइप वाला चेंबर है इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और ये फूड पाइप वाले को गलेट बोलते हैं, ठीक है, ग्लॉटिस एंड गलेट। ये इसका नॉर्मल डायग्राम हो गया, ठीक है। अब एपिग्लॉटिस का कोई फंक्शन पूछ ले, एपिग्लॉटिस का, ये हम केवल ओवरव्यू देख रहे हैं। माउथ के बाद माउथ के बाद आपका क्या आया? फेरिंग्स, इसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो ये ओवरव्यू हम एलिमेंट्री कैनाल का देख रहे हैं। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या है? अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है इसका? हेल्प्स, हेल्प करता है, लेकिन यहाँ लिखेंगे प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन हो गया। यही इतना ही आपको जानना है। इसके बाद क्या होगा? फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका गलेट जो है, फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ये आपका प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ईसोफेगस आपके फूड को, च्यूड फूड को वो स्टमक में ट्रांसफर करता है फॉर फर्दर डाइजेशन, फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो ईसोफेगस में क्या है? ईसोफेगस में नो डाइजेशन, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड ईसोफेगस में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। फूड जो यहाँ पर बोलस है, ये नीचे की तरफ जब मूव कर रहा है
बोलस जब नीचे की तरफ मूव करता है तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है इसकी, ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है ईसोफेगस के मसल्स में, ठीक है। ये फैलता है फिर सिकुड़ता है तो इसको और नीचे पुश करता है, इस तरीके से ये वेव लाइक मोशन होता है। पेरिस्टालसिस इज वेव लाइक मोशन। पहले आप इतना नोट कर लीजिए एपिग्लॉटिस के बारे में, फिर उसके बाद ये वाला मिटा दूं, हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। इसका वेव लाइक मोशन हो गया, पेरिस्टालसिस का वेव लाइक मोशन, ठीक है, वेव लाइक मोशन हो गया। वेव लाइक मोशन होने के कारण फूड डिसेंड्स इनटू द स्टमक। ये रहा सिंपल, बिल्कुल, ठीक है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है विच इज अ वेव लाइक मोशन विच हेल्प्स इन द डिसेंडिंग ऑफ फूड इनटू द स्टमक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब एक मैकेनिज्म ऐसा समझो, आपको तो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। फूड आप लेते हैं, उसको निगलते हैं जब, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में होता है। वो क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। फूड आप ले रहे हैं, उसको फेरिंग्स तक लाना आपके लिए सिंपल है, आप कर सकते हैं उसको, आपकी मर्जी के ऊपर है, वॉलेंट्री एक्शन है। फूड आफ्टर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जब ये गलेट में इंटर करता है या फेरिंग्स में ही जब इंटर करता है तो ये फूड का मूवमेंट का काम पूरा इनवॉलेंट्री हो जाता है, मतलब आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता। ये आ जाता है आपके ईसोफेगस के कंट्रोल में। ईसोफेगस ये काम करता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती है। ईसोफेगस क्या करता है? अब देखो सलाइवा तो पूरा मिक्स हो गया है, ल्यूब्रिकेशन पूरा हो गया है, ठीक है, तो इजी मूवमेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल इजीली पेरिस्टालसिस होता है, वेव लाइक मोशन, और फूड क्या है? स्टमक में डिसेंड कर जाता है। आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक क्या है? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। उसका लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल cavity, left side of the abdominal cavity, below the diaphragm, ठीक है, डायाफ्राम के बिलो प्रेजेंट होता है। ये चीज हो गई। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। स्टमक का तो बहुत फंक्शन है भाई, फूड को स्टोर करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए पहले पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ से फूड एंटर किया ईसोफेगस से, ईसोफेगस से थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। अब यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर क्या है? मसल्स होते हैं जो कि बैक साइड फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं। इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है। अब ये नॉर्मल बॉडी ऑफ स्टमक है, और यहाँ पर नीचे जो होता है, आगे यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू है, ठीक है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये हो गई बेसिक सी बात। स्फिंक्टर का बेसिक फंक्शन क्या है? टू इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड, वापस नहीं जाने देता फूड को, ठीक है। और इसके बारे में और अगर बताया जाए तो यहाँ पर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स which secretes gastric juices, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में आपका क्या क्या आएगा?
पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, रेनिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस होता है। देखो पेप्सिनोजेन जो है, जहां पर आप देखेंगे कि एंजाइम पेप्सिन के आगे जेन लग गया, ओजेन, पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो वो डिस्क्राइब करता है उस एंजाइम का इनएक्टिव पार्ट या इनएक्टिव फेज। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव। अब ये HCl के प्रेजेंस में आने पर किस में चेंज हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इट चेंजेस इनटू पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम जो है आपके प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है। रेनिन क्या होता है, मिल्क के डाइजेशन में यूज होता है, मिल्क डाइजेशन। HCl क्या होता है, HCl के दो फंक्शंस हैं। एक तो है आपका एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीनेशियस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, किल दी माइक्रोब्स। जो भी आपके फूड में गंदगी हो, माइक्रोब्स हो, जर्म्स हो, उनको ये किल करता है। ठीक है, म्यूकस की बात करें तो क्या है म्यूकस, अब देखो सोचो जरा कि ये HCl जो है, इसका जो pH होता है हमारे स्टमक में, इसका pH होता है 2। सोचो कितना ज्यादा एसिडिक है, इट इज हाईली एसिडिक। तो ये स्टमक के वॉल को खराब नहीं करेगा, सोचो जरा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यूसिन होता है प्रेजेंट, म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, म्यूसिन उसके प्रोटीन का नाम है। यहाँ पर इस तरीके से म्यूकस की एक लाइनिंग होती है, और म्यूकस की लाइनिंग होती है, तो यहाँ पर जो भी HCl प्रेजेंट होगा, वो मात्र फूड पर ही एक्ट कर पाएगा। सिर्फ फूड पर ही ये HCl एक्ट कर पाएगा, हमारे स्टमक के वॉल को खराब नहीं करेगा या डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके फंक्शंस हो गए। म्यूकस का भी फंक्शन यहाँ लिख देते हैं। म्यूकस का क्या होगा, इट लाइंस द वॉल ऑफ स्टमक एंड helps and protects from HCl डैमेज। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि इन सारे एंजाइम्स को या HCl को या म्यूकस को सेक्रीट कौन करता है, सेक्रीट करने में हेल्प कौन करता है। आप इतना नोट करिए, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। देखो 3-4 प्रकार के सेल्स हैं जो इन सारे एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका ऑक्जेंटिक सेल्स, दूसरा है आपका गॉबलेट सेल्स। ठीक है, और 3 ही आपके कोर्स में है, ज़्यादा नहीं है। पेप्टिक सेल तीसरा है, पेप्टिक सेल। और देखो चौथा मैं यहाँ स्टार बना के लिख रहा हूँ, कोर्स में नहीं है आपको, आप सिर्फ जान सकते हैं इसे, जक्स्टा या छोड़ो, मत जानो उसको। ठीक है, जो कोर्स में नहीं है उसको नहीं जानना। चलिए,
ऑक्जेंटिक सेल का क्या काम होता है, गॉबलेट सेल का क्या काम होता है, और पेप्टिक सेल का काम। ध्यान से देखना, पेप्टिक सेल कुछ पेप्सिनोजेन से रिलेटेड है, तो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन, रिलीज पेप्सिनोजेन which in the acidic environment converts into pepsin. Pepsinogen is inactive phase of this enzyme, and pepsin is active stage. ठीक। गॉबलेट सेल्स का क्या काम होता है, ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं, म्यूकस। और ऑक्जेंटिक सेल का काम होता है HCl सेक्रीशन। ठीक है, बस इतना ही है आपके कोर्स में, इतना ही रिक्वायरमेंट है आपको जानने का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ओरिजिनेट कर रहा है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इतना लार्ज होने पर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बिहाइंड भी एक रीजन है, आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद, ठीक है, स्टमक से फूड जो होता है, देखो स्टमक में जो फूड होता है ना, उसको काइम बोलते हैं। उसका चर्निंग और मैस्टिकेशन पूरा जब हो जाता है, यहाँ पे जो भी डाइजेशन होता है, तो यहाँ पर जो भी फूड है उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप फूड नहीं बोलेंगे, अब आप इसको काइम बोलेंगे। काइम एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ पर एंटर करता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 7.5 मीटर्स की होती है। ठीक है, और इसमें भी इलियम सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है, नियरली 5 मीटर्स का होता है इलियम आपका। ठीक है, अब ये ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम में जो ये बटा हुआ है, डिवाइडेड है, अगर इसको देखा जाए तो, हाँ ये भी बात मुझे बताना था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहलाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी देखो मैंने बनाया है, तो देख रहे हैं आप कि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इन ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का देख रहे हो डायमीटर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो ड्यूडेनम में, जो आपकी ड्यूडेनम होती है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर कुछ डक्ट्स आते हैं, कॉमन, यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर के साथ ना, कॉमन बाइल डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। यहाँ पर फूड का कुछ डाइजेशन हो रहा है, ये हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, यही नहीं पढ़ना है हमें, आगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी पढ़ना है कि इनमें क्या प्रोसेस चलेगा। जेजुनम की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ ड्यूडेनम से इलियम में फूड को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, इलियम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इलियम में क्या होता है ना कि अगर ऐसे इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर
कुछ इस तरीके से माइक्रोविलाई फॉर्म कर लेते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि इलियम में बेसिकली आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होना है और वहाँ से एसिमिलेशन भी होना है। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पर ना ये नीचे की तरफ एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है। और यहाँ पर क्या है कि आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स नीचे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इसके अंदर भी जाते हैं, ठीक है। क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही न्यूट्रिशंस जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जितने भी एब्जॉर्ब होंगे दे विल एंटर इनटू दीज ब्लड वेसल्स ओनली। और इन ब्लड वेसल्स के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अगर ये इंटेस्टाइन के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं लैक्टियल सिस्टम, लैक्टियल सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसा आपको नहीं दिख रहा है जो अभी मैंने बनाया, ये वाला पार्ट, ये ऐसे डिप्रेशन टाइप नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ, बहुत नाम सुना होगा आपने, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहून, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहून। अब सिर्फ आपको इसके बारे में भी जानना है, हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पूरा इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करिए जल्दी से। हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए मिटाते हैं अब इसको। अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन, देखो जितना भी तरह का डाइजेशन होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ओवर हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में मात्र दो काम होते हैं, उनको बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड आयंस का एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, इजेशन स्पेलिंग क्या होगी, एक्सपेलिंग of the undigested food, एक्सपेलिंग ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक, उसको इजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे आया था स्मॉल इंटेस्टाइन, खूब ढेर सारी कॉइलिंग किया था, और इस कॉइलिंग को इस तरीके से सामने से ऐसे हम बनाए थे लार्ज इंटेस्टाइन को, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। और फिर ये इस तरीके से नीचे डिसेंड होता है और ऐसा बनाता है, ठीक। यहाँ पर एक ऐसे मास ऑफ सेल, ये कह सकते हैं टिश्यू, इस तरीके से निकली होती है, सब कुछ हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं हटा रहा हूँ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है, मैं उसका एंड बस बना दे रहा हूँ इसे, ज्वाइनिंग वाला, यहाँ से पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर रहेगा और यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है, यहाँ पर ये स्वॉलन वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सीकम, ठीक है। यहीं पर ऐसे एक मास ऑफ टिश्यू कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें टेल जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती थी, हमारे में क्या है कि वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, ये एक पोर्शन है,
ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है और ये भी एक पोर्शन है, ठीक है। इन सारे पोर्शन का एक ही नाम है, इसको कहते हैं कोलोन, ठीक है। ये पूरा जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है यहाँ तक, इसको कोलोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन। इसको लिख देते हैं कोलोन। ये भी कोलोन है, ये भी क्या, ये भी है। अब देखो हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो असेंड कर रहे हैं, तो ये वाले कोलोन को क्या बोल देंगे? असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। इस वाले कोलोन को देखो हॉरिजॉन्टल है ना, तो उसको क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये वाले कोलोन को देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, यहाँ फूड क्या करेगा? डिसेंड करेगा, नीचे आएगा, उसको डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया। अब देखो ये भी कोलोन है, तो यहाँ देख रहे हो कुछ एस टाइप बन रहा है, एस एस बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मॉइड कोलोन। देखो सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है, ऐसे कर्व हो गया, ठीक है। तो ये 4 तरह के कोलोन आपके हो गए। अब ये वाला जो पोर्शन है लास्ट में बचा हुआ, इसको हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। और ये फाइनली जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब एक और चीज जो आपको जानना चाहिए, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको एलिमेंट्री कैनाल का। अभी आपको ये थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को डील करेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन सारे ऑर्गन्स में होता क्या है। तो आप केवल इसको दिमाग में अपने रखिए, नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे से एकदम डिस्क्राइब करेंगे। एक लास्ट चीज़ यहाँ बच रही है, यहाँ पर एक वॉल्व होती है, इसको अलग कलर से बनाते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं, देखो ये इलियम था अंदर की साइड, यहाँ अंदर की साइड यहाँ पर इलियम था, ठीक है। ये इलियम था, ILEUM, इलियम। और ये क्या है? सीकम, इलियम और सीकम। तो इस वॉल्व का नाम क्या हो जाएगा? इसको यहाँ लिखते हैं, इस वॉल्व का नाम क्या हो जाएगा? इलियो, ILEO, इलियो, CAECAL, सीकल वॉल्व, इलियोसीकल वॉल्व। इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट है इलियोसीकल वॉल्व। सीकम क्या करता है? फूड को यहाँ पर टेम्पोररी स्टोर करता है, अनडाइजेस्टेड फूड। फिर उसके बाद यहाँ से ये असेंडिंग कोलोन से होते हुए, ट्रांसवर्स कोलोन से होते हुए, डिसेंडिंग कोलोन से होते हुए, सिग्मॉइड कोलोन से होते हुए रेक्टम में आता है और वापस यहाँ से एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ कोलोन जो है, कोलोन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, प्लस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी होता है। तो यहाँ तक आज हम एलिमेंट्री कैनाल को देख चुके हैं, ओवरव्यू देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी ख़त्म कर लिया जाए और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को स्टार्ट किया जाए। तो अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।